Hello everyone, welcome you all with this new video of organization, commerce and management. In this subject, we have already studied about four functions of management. Now we will continue with the fifth one, and that is coordinating या कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हो. ये जो फंक्शन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इस फंक्शन का मीनिंग ही ऐसा है. यहाँ पे ये बोला गया है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके लोअर लेवल मैनेजमेंट तक जितने भी एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स या एग्जीक्यूटिव्स जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, उनका एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए या एक तालमेल होना चाहिए, जिससे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्री सेटल्ड गोल होगा वो बहुत अच्छे से और आसानी से और बहुत इफ़िशिएंट वे में अचीव करने की जो कोशिश होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो सक्सेसफुल हो. कोऑर्डिनेशन इज़ द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट ऑफ अ ग्रुप सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. मतलब यहाँ पे यही बोला गया है कि जो भी ग्रुप है, अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो वो जो सिंक्रोनाइजेशन होता है उनमें वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसे ही हम ग्रुप एफर्ट भी बोलते हैं. एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका आपस में तालमेल बना रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है. यही यहाँ पे बोला गया है, जिसके कारण जो भी अपना गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्री सेटल्ड गोल होता है, वो अचीव करने में आसानी हो जाती है, और साथ ही में बहुत इफ़िशिएंट वे में वो जो भी गोल होता है वो अचीव हो जाता है. It is a hidden force which binds all other functions of management. मतलब क्या बोला है कि ये जो जितने भी फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, या फिर स्टाफिंग हो गया, जितने भी फंक्शंस हैं उनको एक साथ बांधने के लिए ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि एक टीम मैनेजर है, वो अपने टीम को कुछ गाइड कर रहा है या कुछ चीज़ों को डायरेक्ट कर रहा है, जैसे आपको इस वे में ये काम करना है, और बाकी की चीज़ों को लेके प्लान कर रहा है, और उसकी जितने भी टीम मेंबर्स हैं उसको सुन ही नहीं रहा है. कोई अपने मर्ज़ी से कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उससे होगा ये कि टाइम भी वेस्ट होगा, साथ ही में ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेज है उसका भी मिसयूज़ होगा, मिसहैंडलिंग होगी, और जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा, और उसके कारण होगा ये कि जो भी टीम है उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगा, और आपसी मतभेद के कारण हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बंद भी करना पड़े. तो यहाँ तक नौबत आ सकती है अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा. ग्रुप एफर्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रुप एफर्ट याद रखना, ये इसका की वर्ड है, ग्रुप एफर्ट. उसके बाद सेकंड हम देखते हैं हेनरी फ्योर्स की डेफिनेशन. यहाँ पे है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है और इजी भी है. टू कोऑर्डिनेट इज़ टू हारमोनियस all the activities of a concern to facilitate its working and its success. मतलब यहाँ पे यही बोला है कि मिलजुल के हंसी खुशी अगर एक इन्वामेंट क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे जो भी काम करने की क्षमता है वो डबल हो जाती है, और साथ ही बहुत इफ़िशिएंट वे में या प्रोडक्टिव वे में लोग काम करना चालू कर देते हैं. क्योंकि यहाँ पे तालमेल जो है एम्प्लॉयज़ के बीच का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बना रहता है कोऑर्डिनेशन की वजह से, और साथ ही में उनको पता होता है कि उनके जो भी गोल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है वो उन्हें किस प्रकार से अचीव करना है. क्योंकि हर बार जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है कुछ ना कुछ इस कोऑर्डिनेशन के लिए प्रोग्रामें या कुछ भी है वो मेंटेन करती रहती है, ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन के वो अच्छे से समझे कि ऑर्गेनाइजेशन ने आगे क्या रखा है गोल, या क्या विजन या मिशन ऑर्गेनाइजेशन का है. वो क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
और उसी के कारण होता यह है कि एक खुशनुमा इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, और सभी एम्प्लॉय अगर अच्छे से खुशी खुशी अपना काम करते हैं तो ऑब्वियसली जो भी रिज़ल्ट होगा वो बहुत अच्छा और फ्रूटफुल ही होगा, यही फायोल का कहना है। उसके बाद हम इम्पोर्टेंस देखते हैं कोऑर्डिनेशन के। पहला है इनकरेज टीम स्पिरिट। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, कोऑर्डिनेशन फंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन कुछ भी बोल लो, ये टिका ही टीम वर्क पे है या एक ग्रुप पे है, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं बना है। एक ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के ग्रुप होते हैं, तरह तरह के वर्कर्स होते हैं, उनको एक साथ बांधना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैनेजर को ये स्किल बहुत अच्छे से आना चाहिए, कौन सा वर्कर किस चीज़ के लिए बना है या उसकी क्वालिटीज़ क्या है, ये समझने के बाद वो किस टीम में फिट होगा ये भी समझना मैनेजर की ड्यूटी है। और ये कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन वही एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है मैनेजर को। इससे होता यह है कि कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट, ऐसी चीज़ें जो होती है डिपार्टमेंट्स में वो काफ़ी कम हो जाती है, और साथ ही में जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ होती है, रूल्स, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो अच्छे से वो एम्प्लॉय को क्लियर हो जाती है, और एक टीम वर्क बना रहता है। जब भी टीम वर्क वाली बात आती है तो आप हमेशा कोई ना कोई लाइव एग्जाम्पल भी देखते ही होंगे। अगर किसी घर में टीम वर्क है, घर का अगर एग्जांपल दूँ तो एक घर में सपोज़ 4 लोग हैं, उसमें से पिता ने अपने काम बांट लिए, बेटे ने अपने काम बांट लिए, माँ और बेटी ने अपने अपने काम बांट लिए, तो सभी चीज़ें आराम से और बहुत स्मूथली चलेगी। उस घर में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, कोई भी काम जो है वो इसके या उसके ऊपर कोई भी पुश नहीं करेगा। अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना कोऑर्डिनेशन साथ में लेके साथ में सारी चीज़ें समझ के वो घर जो है वो चलेगा। वो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उनके लीडर्स होते हैं, लेकिन इतने डिपार्टमेंट्स होने के बावजूद भी सबको याद होना चाहिए कि उनका गोल एक ही है, और वो गोल वही होगा जो ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी सेट किया है। तो उसे ही हम बोलेंगे टीम स्पिरिट। उसके बाद गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही वही है कि सारी कड़ियों को, सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ प्रॉपरली अरेंज करना या उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन या सिंक्रोनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश करना। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन है वो वही सजेस्ट करता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल के साथ बांधा जाए, और उसी के प्रकार मैनेजर ने जो भी डायरेक्शंस है वो सबको इंडिपेंडेंटली देने चाहिए। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अगर मैनेजर पहले से ही बता देता है तो एक प्रॉपर चेन मेंटेन हो जाती है, सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन हो जाता है उस ग्रुप के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर। और टाइम टू टाइम वो क्या करते हैं, रिपोर्ट करते रहते हैं अपने अपर लेवल मैनेजर्स को या सबऑर्डिनेट्स या सुपेरियर्स को। तो उसके कारण एक पर्टिकुलर हेल्दी जो है वो इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड है फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। अब ऑब्वियसली अगर कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो वहाँ पे हर एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वो चाहे फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल वे में हो। जो भी जॉब वो लोग कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी उनको देनी ज़रूरी है, तभी एम्प्लॉय खुश रहेंगे कि चलो एटलीस्ट मेरी जॉब सिक्योर है। उनको टाइम टू टाइम इंसेंटिव प्रोवाइड करना ज़रूरी है, उनको मोटिवेट अप्रेजल भी उनका होना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है तो मैनेजर ने उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड जो है वो देना चाहिए टाइम टू टाइम। तो कोऑर्डिनेशन में ये भी एक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। उसके बाद
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब ये पॉइंट जो है वो लगभग सारे प्लानिंग, सारे फंक्शंस में सेम है। अब इतना ज़्यादा ये रिकर हो रहा है कि ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस का ये मेन पॉइंट ही बोल सकते हो, क्योंकि आपको जितने भी फंक्शंस हैं, अगर कोई भी फंक्शंस एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो ये पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है। हर एक फंक्शन में ये पॉइंट बहुत नेसेसरी है। और इसका मतलब यही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वेस्टेज है उसके बारे में सोचना पड़ता है मैनेजर को, कि ज़्यादा कुछ वेस्ट ना हो, जो भी रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसका ऑप्टिमम यूज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम सारे रिसोर्सेज को यूज़ करें और जो भी रिज़ल्ट है वो बहुत इफ़िशिएंटली उभर के आए, यही सोचता है हर मैनेजर। तो यहाँ पे भी वही बोला है कि जितने भी रिसोर्स हम फिज़िकल हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, उनका प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन वो होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन फंक्शंस उसके लिए हेल्प करता है, जैसे वेस्टेज को रिमूव करने के लिए या कम करने के लिए, और साथ ही में जितने भी डिपार्टमेंट है उनको प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए ये बहुत हेल्प करता है कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। उसके बाद अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये तो कॉमन ही है, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने गोल रखे हुए हैं, जो फ्यूचर गोल्स होते हैं, तो उन्हें अचीव करने के लिए ही हर एक एम्प्लॉय ने वहाँ पे काम करना चाहिए, ये यहाँ पे बोला है। अगर ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि 5 सालों में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर दुगना हो जाना चाहिए, तो एम्प्लॉय ने ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए और उसी प्रकार जो भी अपर लेवल मैनेजमेंट प्लान करती है उसको फॉलो करना चाहिए, तो उसे ही कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। उसके बाद इम्प्रूव्स रिलेशन। अब कोऑर्डिनेशन फंक्शन टिका ही ग्रुप पे है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन होती है पूरे हायरार्की में, तो जो कोऑर्डिनेशन फंक्शन है अपने आप काम करने लग जाएगा। मतलब क्या है, एक हार्मोनियस इन्वायरमेंट बना रहेगा और साथ ही में हंसते खेलते जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर लेगी। उसके बाद 7th है लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेटिंग बहुत हेल्प करता है, एक इफ़िशिएंसी जो है वो एम्प्लॉय से एक इफ़िशिएंसी एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा ये क्या करता है, निकाल के बाहर लाता है और हर एक एम्प्लॉय को, क्योंकि कोऑर्डिनेशन फंक्शन में यही बोला गया है कि आप अपने एम्प्लॉय को खुश रखो, वो चाहे फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल वे में हो। तो अगर आप हर बार अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहोगे, उनको कोई ना कोई रिवॉर्ड या कोई ना कोई इंसेंटिव देते रहोगे, तो अपने आप बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाएगा, इंस्पायर हो जाएगा और साथ ही में उसकी इफ़िशिएंसी भी बहुत ज़्यादा हायर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेट बढ़ जाएगा। उसके बाद 8th है इम्प्रूव गुडविल। अब गुडविल मतलब क्या होता है, उस कंपनी की इमेज। मतलब जो जैसे जियो की इमेज बनी है कि बहुत सस्ते में डेटा भी मिलता है, कॉल भी मिलता है, तो रिलायंस ने अपनी एक गुडविल मेंटेन की है जियो के चलते, तो वैसे ही उसे हम गुडविल बोलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जियो ऐसे ही उभर के नहीं आया है। देखो, जब से जियो सेल्यूलर डेटा सेल्यूलर वगैरह या ये सारे कम्युनिकेशन मीडिया वगैरह अवेलेबल हुआ, तब से बाकी जितने भी ऑपरेटर्स या मोबाइल ऑपरेटर्स थे उनके लगभग छुट्टी ही हो गई है, ऐसा समझो। क्योंकि जियो जो है वो बहुत अच्छे से अपना प्लान एग्जीक्यूशन जो है बहुत अच्छे से किया उन्होंने, और साथ ही में जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी अच्छा रखा, एक कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रॉपर मेंटेन रखा, इसीलिए आज उन्होंने इतनी सक्सेस जो है वो अचीव की है। तो यही यहाँ पे बोला है कि एक गुडविल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। मतलब होता यह है कि उस कंपनी में, अब गुडविल की बात बोलते हैं तो जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो बाहर जाके अपने कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बोलता है। अगर वो अपने कंपनी में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देखता है तो बाहर भी वही
पॉजिटिव जो है वो पब्लिसिटी करता है कंपनी की कि नहीं मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन जो है जहाँ पे मैं काम करता हूँ बहुत अच्छी है, मैं वहाँ पे बहुत खुश हूँ, या बहुत सारी चीज़ें वो खुद बताता है अपने कंपनी के बारे में, तो अपने आप ही गुडविल उस कंपनी का जो है वो बढ़ जाता है। तो कोऑर्डिनेशन के कारण ही ये जो है ये मार्केट वैल्यू या रिफ्लेक्शंस जो बोलते हैं हम शेयर्स का, ये बिल्डअप होता है। उसके बाद 9 है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बोला है, हर एक डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक अच्छा हंसता खेलता वातावरण वहाँ पे डेवलप होना चाहिए। मतलब उनको एक तो ये जानकारी पहले से ही होती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल क्या है, और जितने भी डिपार्टमेंट है, सेल्स है, फाइनेंस है, HR डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ही मेहनत करते रहते हैं। तो ये इसकी जानकारी जब एम्प्लॉयज़ को रहती है तो वहाँ पे अपने आप एक यूनिटी आ जाती है, क्योंकि सिर्फ एक कॉमन गोल रहता है, उसी को पाने के लिए वो सारे लोग लगे रहते हैं। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन फंक्शन बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करता है, ताकि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में एक सिंक्रोनाइजेशन या एक चेन बनी रहे, जिसके कारण पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हंसता खेलता एनवायरनमेंट बना रहता है। उसके बाद लास्ट है हमारा इम्पोर्टेंस स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन का मतलब ही यही है कि जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी लोग हैं उनको अपने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छी जानकारी या नॉलेज होना चाहिए। वो चाहे HR डिपार्टमेंट में हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, सेल्स डिपार्टमेंट में हो, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसे लोग होने चाहिए जिनको अपने फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत डीप नॉलेज है। तो इससे होगा ये कि वो बहुत सारी चीज़ें या आइडिया जो है या सजेशन कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, और उससे होगा ये कि उनकी जो टीम है वो एक दूसरे से हमेशा जुड़ी रहेगी, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस और जो भी करेक्टिव मेजर्स है वो टाइम टू टाइम उनको मिलते रहेंगे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, और कोऑर्डिनेशन फंक्शन भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है या वाइटल रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आज कोऑर्डिनेशन फंक्शन के बारे में। तो आई होप तुम लोगों को ये सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे, और प्लीज़ 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 प्रिपेयर द नोट्स, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, और बिल्कुल भी आप जैसे कि वैसे कॉपी मत करो, अपने मन से एग्जाम्पल दे के चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, वो चाहे अपने खुद की भाषा में ही क्यों ना हो, बाद में आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हो। ओके देन चिल्ड्रन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।